हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आई एम कवल। तो आइए आपके मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में से पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के 4 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। जो ये सबसे पहला क्वेश्चन है वो ऑपरेशन फ्लड से है। आई होप आपको ऑपरेशन फ्लड, जो कि वाइट रेवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, उसके बारे में है। वाइट रेवोल्यूशन बेसिकली इट वाज अ रेवोल्यूशन वेयर मिल्क प्रोडक्शन वाज इंक्रीज्ड एक्सपोनेंशियली इन आवर कंट्री। और आज के टाइम में हमारा जो देश है वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करने वाला देश बन चुका है। सेकंड नंबर पे चाइना है, पहले चाइना फर्स्ट नंबर पे हुआ करता था। और अगर हम इस ऑपरेशन फ्लड की बात करें, उसमें जो सबसे दुनिया की सबसे बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटी निकली, जो आज हमारे पास अमूल के नाम से मशहूर है, उसके बारे में आपको पता होगा। तो ये क्वेश्चन उसी के ऊपर बना हुआ है। पहले आइए एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन कहता है कि ऑपरेशन फ्लड हैज़ बीन अ मेजर सक्सेस स्टोरी इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। अब ये जो फर्स्ट लाइन है ये आपके क्वेश्चन की फाउंडेशन है, ये उसका बेस है कि इसके ऊपर अब क्वेश्चन बनेगा। जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो जो उसका बेस होता है उसको जब आप पढ़ते हैं तो उसका एसेंस पहले ही अपने दिमाग में बिठा लिया कीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आया तो दोबारा से रीड कीजिए, क्योंकि अगर आपको डायरेक्शन समझ में आ जाएगी कि किस डायरेक्शन से ये क्वेश्चन निकला है, तो आंसर करना, उसका स्ट्रक्चर बनाना, उसकी प्रेजेंटेशन बनानी काफ़ी इजी हो जाएगी, पहले अगर आप इतना पार्ट ना भी पढ़ें जो इसके बाद है। तो क्वेश्चन का पहला पार्ट कहता है कि एक्सप्लेन द इकोनॉमिक एंड सोशल इम्पैक्ट्स ऑफ द ऑपरेशन ऑन रूरल इंडिया। तो यहाँ पर इन्होंने स्पेसिफाई किया है कि आपने रूरल इंडिया के लिए ही बताना है कि इसके क्या क्या इम्प्लीकेशंस थे, इकोनॉमिक एंड सोशल। उसके बाद ये दूसरे पार्ट में बात करते हैं कि एग्जामिन वाई द सक्सेस ऑफ अमूल कैन नॉट बी और कुड नॉट बी रेप्लिकेटेड ऑल ओवर द कंट्री, कि ऐसी सेम कोऑपरेटिव सोसाइटी हमारे पास और कहीं पे क्यों नहीं आई, क्यों नहीं इतनी बड़ी कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी बन पाई। नो डाउट देयर अदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ऑल्सो, बस उस लेवल की हमारे पास क्यों नहीं है। तो यहाँ पर दो पार्ट्स में इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। पहले पार्ट में अगर हम बात करें कि सोशल एंड इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस के बारे में, और दूसरे पार्ट में ये पूछ रहे हैं कि अमूल जैसी और कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी क्यों नहीं है, उसके रीजंस क्या क्या हैं। तो देखिए दो पार्ट्स में ये क्वेश्चन है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आप ऑपरेशन फ्लड के बारे में थोड़ा बहुत या फिर वाइट रेवोल्यूशन के बारे में एक बार इंट्रोड्यूस कर देंगे, जिससे आपके आंसर का बेस बन जाएगा। और यही सेम चीज़ आपके इस क्वेश्चन की भी डिमांड है कि आपका एक आंसर को फ्लो मिल जाएगा, एक डायरेक्शन मिल जाएगी। उसके बाद आप जब बॉडी में मूव करेंगे, आप कहेंगे कि ये जो ऑपरेशन फ्लड आया था इसके ये इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस हैं और ये कुछ सोशल इम्प्लीकेशंस हैं। उसके बाद आप बॉडी के पार्ट 2 में मूव करेंगे और इसी के साथ साथ ये कहेंगे कि हैविंग लुक्ड अपॉन दीज इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज बट सच अ मॉडल कुड नॉट बी रेप्लिकेटेड ऑल ओवर द कंट्री एंड सच अ कोऑपरेटिव सोसाइटी कुड नॉट बी फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। फिर आप रीजंस की बात करेंगे कि ये सभी रीजन है जिसकी वजह से हम नहीं कर पाए, एंड एट लास्ट आप कंक्लूड कर देंगे किसी भी बेसिक कंक्लूजन के साथ। तो ये आपका स्ट्रक्चर होगा। इस हिसाब से आप जब भी आंसर लिखना शुरू करते हैं तो स्ट्रक्चर आपके दिमाग में पहले ही एस्टेब्लिश होना चाहिए कि इस तरह से स्ट्रक्चर होगा, इस तरह से उसकी प्रेजेंटेशन होगी। अब इस आंसर में कि क्या मैं कुछ एक्स्ट्रा कर सकता हूं, आपने पॉज देके आप 10 से 20 सेकंड का पॉज ले सकते हैं और यहां पर सोच सकते हैं स्ट्रक्चर को, प्रेजेंटेशन को, कि इसमें कोई स्कोप है जिसमें मैं अपनी इनोवेटिवनेस दिखा पाऊँ, जिससे मेरे को एक्स्ट्रा मार्क मिलें। इनिशियली आपको टाइम लगेगा, इनिशियली हो सकता है कि आप 1 मिनट ले लें, पर विद द टाइम जैसे जैसे आप आंसर्स के लिए प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे ही ये टाइम कम होता रहेगा। तो आइए सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। अगर ये ऑपरेशन फ्लड की बात है, जो इट वॉज लॉन्च इन द ईयर 1970s, इसका पर्पस क्या था? इट वॉज बेसिकली टू इम्प्रूव मिल्क प्रोडक्शन एंड ऑगमेंट रूरल इनकम इन द कंट्री। ये बेसिक इसमें हमने फर्स्ट लाइन में इंट्रोडक्शन दे दी, ऑपरेशन फ्लड की बात कर ली, उसके टाइम पीरियड की बात कर ली और उसके पर्पस की बात कर ली। तो यहाँ पर हमने एक लाइन में ही अपने पूरे ग्राउंड को सेट कर दिया है और हमने टाइम लिमिट और वर्ड लिमिट के अंदर रहते हुए एक अच्छे इंट्रोडक्शन वहाँ पर लिख दी है। सो इट वॉज बेसिकली इट ऑर्गेनाइज कोऑपरेटिव्स ऑफ मिल्क प्रोड्यूसर्स इनटू अ नेशन वाइड मिल्क ग्रिड।
तो इसका हमने वर्किंग की भी साथ में बात कर ली। ये है एक तरह से फुल फ्लेज इंट्रोडक्शन, जहाँ पर हमने वर्ड लिमिट के अंदर रहते हुए एक अच्छे इंट्रोडक्शन लिखने की कोशिश की है। यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है इट्स मेजर इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स वर, आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर ही इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। इट ऑर्गेनाइज कोऑपरेटिव्स ऑफ मिल्क प्रोड्यूसर्स इनटू नेशन वाइड मिल्क ग्रिड एंड दस हैड फार रीचिंग social and economic impacts such as। तो देखिए, अब यहाँ पर आपने एक कंजंक्शन लाइन साथ में दे दी है और यहाँ पर आप फ्लो को ब्रेक करके अलग से एक हेडिंग बना के लिख रहे हैं, इट्स मेजर इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स वर, और उसके बाद इट्स मेजर सोशल इम्पैक्ट्स वर। तो आप किसी भी दोनों तरीके से कर सकते हैं। मेरा जो स्टाइल है वहाँ पर मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कंजंक्शन लाइन लिख के साथ स्टार्ट करूं ताकि फ्लो बना रहे, जब एग्जामिनर आंसर पढ़ता है तो उसको कहीं पे बीच में ब्रेक ना लगे। पर कई बच्चे इस तरह से भी करते हैं, तो आप किसी भी तरीके से जहां जैसे आप कंफर्टेबल हो वैसे आप कर सकते हैं। तो इसका जो सबसे बड़ा पहला इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो अच्छा रहा वो है कि जितने भी छोटे फार्मर्स थे जिनके पास बहुत ही थोड़ा एनिमल हस्बेंड्री का काम है, 2 या 3 काउज या बफेलोज ही हैं, उनको भी एक रेकरेंट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड मिला जहां से वो रेगुलर इनकम कमा सकते थे, क्योंकि उनको पता है कि इतना दूध मैं रोज़ इस कोऑपरेटिव सोसाइटी में देना ही देना है। तो वो एश्योर्ड हो गया कि अब मेरे पास इतनी रेगुलर इनकम होगी ही, जो कि पहले के टाइम में ऐसा नहीं था। उसके पास श्योरिटी नहीं थी कि अगर मेरे पास इतना दूध होगा तो उसको मैं कहाँ बेचूंगा। मान लीजिए उसके नेबरहुड में या उसके इलाके में इतनी ही दूध की डिमांड है, तो वो चाहे जितनी मर्जी अपनी बफेलोज या फिर काउस की क्वांटिटी को इंक्रीज़ करता रहे, डिमांड नहीं ज़्यादा है। पर जब ये एक नेशनल ग्रिड बन गई तो उसको पता है कि आई कैन इंक्रीज माई कैपेसिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग द मिल्क एंड इन रिटर्न ये मेरे पास अदारा है, ये मेरे पास सोर्स है जहाँ पर जाके मैं उस चीज़ को बेच सकता हूँ जिससे मेरे को आगे इनकम आएगी। सो बेसिकली इट वॉज काइंड ऑफ रेगुलर इनकम, और इस रेगुलर इनकम वो को कैपिटलाइज करके वो और भी ज़्यादा आगे प्रोग्रेस कर सकता है, क्योंकि उसके पास अब सोर्सेज हैं टू जनरेट द इनकम। तो ये सबसे पहला पॉइंट, रेगुलर इनकम फॉर द प्रोड्यूसर्स थ्रू आउट द ईयर। उसके अलावा पॉवर्टी एलिविएशन, जो पहले मैंने आपको पॉइंट बताया उसी का ये कॉन्टिन्यूशन है, उसी के साथ इसको आप लिंक करके चल सकते हैं कि अगर किसी के पास रेगुलर इनकम होगी, वो सेविंग करेगा, सो अल्टीमेटली वो पॉवर्टी एलिविएशन भी कर रहा है और वो खुद पॉवर्टी ट्रैप से बाहर आ जाएगा। थर्ड पॉइंट में अगर हम बात करें, ये जब सब कुछ हो रहा है सो बेसिकली एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। मान लीजिए किसी के पास पहले 2 बफेलोज या 2 काउस हैं, अब उसको पता है कि मेरे पास अब मैंने इतना सेव कर लिया है कि मैं अब एक और बफेलो या काउ रख सकता हूँ, तो अल्टीमेटली वो अपनी क्वांटिटी ऑफ कैटल बढ़ाता चलेगा। उससे क्या होगा कि एक टाइम पे उसको और लोगों की ज़रूरत होगी। जब बड़े बड़े फार्म्स खोलेंगे या लोगों के पास बड़े ज़्यादा कैटल हो जाएगी तो उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, वो और लोगों को भी रखेंगे अपने साथ। इससे क्या है, जो कैटल फीड इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पर भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, वहाँ पर भी काम आएगा। तो बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज से काम चलता रहेगा और उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। टू फार्मर्स, डायरी प्रोड्यूसर्स, वेटनरी डॉक्टर्स, आप किसी भी एंगल से देख सकते हैं, जो भी सेक्टर इसके साथ डील करता होगा जिसका इसके साथ लिंकेजेस होंगे। उसके अलावा है इनकम डाइवर्सिफिकेशन। पहले के टाइम में देखिए जो फार्मर्स हैं वो साथ में एनिमल हस्बेंड्री का काम करते हैं, तो अब उनको जब पता होगा कि यहाँ से भी हमारे को एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम आ सकती है, तो उस हिसाब से इनके पास इनकम डाइवर्सिफिकेशन का भी एक एस्पेक्ट आ जाएगा कि हाँ, अगर हमारी फसल इस साल ख़राब हो जाती है तो ये एक सेक्टर है जहाँ से हम पैसा कमा सकते हैं। तो ये 4 पॉइंट्स हम इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स के अंदर लिखेंगे। उसके अलावा फिर जब हम बात करेंगे सोशल इम्पैक्ट्स के बारे में, देखिए आपको पता होगा कि जो ये कैटल का काम है, जो ये एनिमल हस्बेंड्री का काम है, वो बहुत अच्छे से, अगर आप गांव में रहते हैं या आपका रूरल इंडिया के साथ लिंकेजेस हैं, तो आपने देखा होगा कि वुमेन जो फीमेल हैं वो ये काम बहुत अच्छे से कर लेती हैं। अगर हम एग्रीकल्चर फील्ड्स की भी बात करें, वहाँ पर भी बहुत अच्छे से कर लेती हैं। तो इससे क्या होगा, सोशल इम्पैक्ट कि वुमेन एम्पावरमेंट हो रही है।
जो कि बहुत ज़रूरत है आज के टाइम में हमारे देश को। सो पहला पॉइंट हम ये लिखेंगे कि वुमेन एम्पावरमेंट होगी इस पूरे प्रोसेस से, दैट द डायरी इंडस्ट्री यूटिलाइज्ड वुमेन लेबर देयर बाय इंक्रीजिंग देयर डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी। अब यहाँ पर जो हमने बात की कि उनकी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी या फिर एबिलिटी कैसे इंक्रीज होगी। अब देखिए, अगर आपको पावर चाहिए तो पावर का एक प्री रिक्विजिट होता है या फिर डिसीजन मेकिंग का एक प्री रिक्विजिट है कि आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग होने चाहिए। अभी तक जो गांव में विलेजेस में वुमेन है उनको अपने मेल पार्टनर्स के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। अगर उनकी कोई डिमांड्स हैं, उनकी कोई नेसेसिटीज़ हैं, उनकी कोई नीड्स हैं हर एक चीज़ के लिए। पर जब वुमेन को पता होगा कि दिस इज़ अ सोर्स फ्रॉम वेयर आई कैन अर्न द इनकम, कि इस तरह से मैं अपनी ज़रूरतें खुद से पूरी कर सकती हूँ, तो उनमें खुद में कॉन्फिडेंस आएगा। सिर्फ अगर हम एग्रीकल्चर की बात नहीं करते या फिर और भी कोई भी बात करें, किसी भी फील्ड से बात करें, जब वुमेन के हाथ में पैसा होगा, जब वो खुद अपने पैरों पे खड़ी हो सकेंगी, जब उनके पास सोर्सेज ऑफ लाइवलीहुड होंगे, इनकम होंगे, तब उनके पास एक बराबर खड़े रहने का मौका होगा, जो कि आज के टाइम में हमारे को वुमेन को देना चाहिए। इसी हिसाब से आप इसमें भी यही सेम कंसेप्ट कॉपी कर सकते हैं कि वुमेन के पास पैसा आएगा, उनके पास काम करने की एक इनकम, एक स्ट्रीम होगी, जिससे उनकी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी अपने घर के अंदर और समाज के अंदर इंक्रीज़ होगी। उसके अलावा बेटर न्यूट्रिशन, मान लीजिए अब दूध काफ़ी है हमारे गांव में, उसकी जो सप्लाई है वो काफ़ी है, तो अल्टीमेटली उसके जो प्राइसेस हैं वो कम होंगे। अगर प्राइसेस कम है तो जो आम इंसान है, जो आम लोग हैं, वो भी उस चीज़ को ख़रीद पाएंगे, जिससे अल्टीमेटली क्या होगा, मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाएगी एंड बेटर न्यूट्रिशन मिलेगा सबको, या फिर जो गरीब लोग हैं उनको। फिर एजुकेशन की अगर हम बात करें, क्योंकि ऊपर हमने बात की थी कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है। अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी तो आप उससे खुद सोचिए कि जिन लोगों के पास पैसा जाएगा, अल्टीमेटली वो अपने बच्चों को या खुद भी एजुकेशन फील्ड में आगे और बढ़ा सकेंगे। सो अल्टीमेटली हमारे समाज में एजुकेशन का लेवल भी इंक्रीज़ होगा। सो ड्यू टू हायर इनकम्स पेरेंट्स स्टार्टेड टू इन्वेस्ट इन देयर चिल्ड्रन एजुकेशन। उसके अलावा लास्ट में प्रिवेंटेड डिस्ट्रेस माइग्रेशन, कि पहले के टाइम में मान लीजिए कोई एग्रीकल्चर से कुछ वर्कर्स या लेबरर्स डील करते हैं, तो आपने देखा होगा कि एक सीज़न में वो अपने गांव पे पूरा खेत जोतेंगे या फिर वहाँ पर प्रोड्यूस निकालेंगे, और दूसरे किसी सीज़न में और कहीं जाके वो एज अ एग्रीकल्चर लेबरर काम करते हैं। तो इससे क्या होगा कि मान लीजिए वो अपने गांव में, अपने फील्ड्स में रहते हुए ही, जब सीज़न नहीं है प्रोड्यूस का, तो वो इस चीज़ के ऊपर काम कर सकते हैं, एनिमल हस्बेंड्री के ऊपर काम कर सकते हैं। तो उनको हर सीज़न कहीं ना कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने घर पे रह के ही, अपनी जगह पर रह के ही वो काम कर सकते हैं। सो अल्टीमेटली इट विल प्रिवेंट डिस्ट्रेस माइग्रेशन एज मोस्ट ऑफ द बेनिफिशरीज वर मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स और लैंडलेस लेबरर्स। तो यहाँ पर हमने 4 पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स के, उसके बाद हमने 4 पॉइंट डिस्कस किए सोशल इम्पैक्ट्स के। अब हम डिस्कस करेंगे कि क्या ऐसे कारण थे जिसकी वजह से जो ये ऑपरेशन फ्लड था वो सिर्फ कुछ रीजन्स तक ही सिमट के रह गया, पूरे इंडिया में एज अ मॉडल हम रेप्लिकेट नहीं कर पाए, और कोई एक बड़ा दूसरा आमुल क्यों नहीं निकला, इतनी बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटी क्यों नहीं निकली। ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन्स। सबसे पहले करप्ट फार्मिंग कोऑपरेटिव्स। तो देखिए, कितना भी अच्छा हम मॉडल निकाल लें, कितना भी अच्छा हमारे पास कंसेप्ट हो, आइडिया हो, जब हम उस चीज़ की इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, ड्यू टू ह्यूमन नेचर उसमें हम हमेशा लूप होल्स या फिर करप्शन करने के तरीके ढूंढ ही लेते हैं। तो उसी तरह से जब ये सारा चीज़ बनाई गई तो उसमें भी करप्ट फार्मिंग प्रैक्टिसेस या फिर कोऑपरेटिव्स की अगर हम बात करें, उसका जन्म हो गया, जिससे अल्टीमेटली दिस कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ऐसा कंसेप्ट उसने एक सेटबैक ले लिया, और ये जो ऑपरेशन फ्लड है जिसकी बैकबोन ही कोऑपरेटिव्स हैं, वो उस वजह से और हम रेप्लिकेट इतनी अच्छी तरह से नहीं कर पाए। सो लार्ज नंबर ऑफ सच कोऑपरेटिव्स वर फॉर्म जस्ट टू इवेड लैंड रिफॉर्म्स और एक्सेस इंसेंटिव्स फ्रॉम स्टेट। क्योंकि जब हम कोऑपरेटिव्स बनाते हैं तो उनके लिए जो लॉज हैं, जैसे कि लैंड रिफॉर्म्स के या फिर टैक्सेस के या फिर कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसको इवेट करने के लिए लोगों ने अल्टीमेटली ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बना ली, जिनका बेसिक पर्पस तो ये ऑपरेशन फ्लड को सक्सेस दिलाना होना चाहिए था, पर उनका जो पर्पस था, जो उनका मोटिव था, वो कुछ और था, जिसकी वजह से ये ऑपरेशन फ्लड बाकी पूरे देश में इतने अच्छे से नहीं फैला।
उसके अलावा हायरार्कल सर्विस कॉर्पोरेटिव्स, आपने देखा होगा कि आपने गांव में भी कि जितने भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उसका जो मेजर बेनिफिट होता है वो अल्टीमेटली बिग लैंडलॉर्ड्स या फिर उन फैक्ट्रीज को होता है जो बड़े बड़े कैटल्स को केटर करती हैं। पर जो आइडिया था वो ये था कि कोऑपरेटिव्स छोटे मार्जिनल स्मॉल एंड लैंडलेस फार्मर्स को या फिर लेबरर्स को जोड़ेगी जिनके पास इतना ज़्यादा नहीं है कि उनको एक सोर्स प्रोवाइड करेगी जहाँ पर जाके वो अपनी चीज़ें बेच सके। पर क्योंकि एक हायरार्की होती है रूरल इंडिया में, वहाँ पर एक पूरा सिस्टम बना हुआ है कि ये बिग लैंडलॉर्ड, स्मॉल लैंडलॉर्ड एंड ऑल्सो देयर आर डिस्टिंक्शन या फिर डिफ्रेंशिएशंस बेस्ड अपॉन द क्लास एंड क्रीड, जिस वजह से ये यहाँ पर हायरार्की बन गई। और जो लोअर रंग ऑफ द सोसाइटी है जिसको बेनिफिट मिलना चाहिए था वो उन तक उतना नहीं पहुँच सका जितना ऊपर की टॉप लेयर तक रह गया, जिस वजह से ये बाकी जगह भी उतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ। So they reinforced the caste-based hierarchical structure. For instance, the heads were mostly traders and money lenders, so poor received no benefit. बहुत ज़रूरी पॉइंट है, अगर आपका कल को सोशल इश्यूज़ में ये या सोसाइटी में भी आंसर आ जाए तो यही सेम पॉइंट्स आप वहाँ पर भी कॉपी कर सकते हैं। उसके अलावा डिस्क्रिमिनेटरी क्रेडिट कॉर्पोरेटिव्स कि किस तरह से उनको जो क्रेडिट मिलता था वो किस तरह से आगे डिस्पर्स करती थी। सो द बेनिफिट ऑफ क्रेडिट कॉर्पोरेटिव्स वाज टेकन बाय रिच एंड लैंड ओनिंग कम्युनिटी एंड द लैंडलेस वर वर्चुअली एक्सक्लूडेड फ्रॉम द क्रेडिट फैसिलिटीज़। ये दोनों जो पॉइंट हैं आप इनको एक साथ करके एज एक पॉइंट के अंदर ही लिख सकते हैं क्योंकि इनका मतलब ऑलमोस्ट सेम है। उसके अलावा लिमिटेड पीपल्स पार्टिसिपेशन कि बहुत ज़्यादा लोगों ने फिर इसके बाद इसमें अपना योगदान भी नहीं दिया और इंटरेस्ट भी नहीं दिखाया क्योंकि उनको इसके ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं था। सो द लैक ऑफ प्रमोशन ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन इन कोऑपरेटिव मूवमेंट, इंस्टेड इट बिकेम ओवरस्टार्ड बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। जो इसका बेसिक पर्पस था उसके ये अगेंस्ट चलने लग गया, आम लोगों से दूर होके ये गवर्नमेंट मशीनरी की तरह बन के रह गया। एंड एट लास्ट दस अ वेरी फ्यू, ये हमारा कंक्लूजन है कि दस अ वेरी फ्यू सक्सेसफुल कोऑपरेटिव मूवमेंट सच एज आमुल कुड बी अचीव्ड इन द कंट्री डिस्पाइट रिकॉर्ड इंक्रीज इन मिल्क प्रोडक्शन। अब देखिए क्योंकि यहाँ पर ये पहले ही बहुत बड़ा आंसर है, इसमें दो पार्ट्स हमने पहले ही डिस्कस कर लिए हैं, तो यहाँ पर कंक्लूजन का स्कोप नहीं बचता। अगर यहाँ पर स्कोप होता तो हम यहाँ पर मेजर्स डिस्कस करते कि आज के टाइम में किस तरह से हम इस कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि मिल्क प्रोडक्शन के साथ डील करती हैं उनको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या क्या मेजर्स हम ले सकते हैं। तो वहाँ पर जाके आपको क्वेश्चन को भी देखना पड़ेगा कि किस हिसाब से वो क्वेश्चन है, किस हिसाब से आप वहाँ पर डिस्कशन कर सकते हैं कि आपके पास वर्ड लिमिट है, टाइम लिमिट है उस चीज़ को लिखने के लिए। पर इस आंसर के हिसाब से यहाँ पर ज़रूरत नहीं है तो हमने की भी नहीं। तो आई होप ये था आंसर आपका ऑपरेशन फ्लड के ऊपर। बहुत कम टाइम रह गया है आपके पूरे आंसर मेंस को, एटलीस्ट सिर्फ 1 महीने के आसपास रह गया, उससे भी कम। तो आई होप आप इसी तरह से अपने स्ट्रक्चर्स, अपने प्रेजेंटेशन के ऊपर काम करेंगे और मेंस में बहुत अच्छे से परफॉर्म करेंगे। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।